सारे के सारे साथियों को नमस्कार। स्वागत अभिनंदन आप सभी का कार्डियोलॉजी की दुनिया में एक बार फिर से। वाल्वुलार हार्ट डिसऑर्डर को डिस्कस कर रहे हैं अपन। वाल्व की कौन कौन सी बीमारियां होती हैं बोले तो वाल्वुलार स्टेनोसिस, वाल्वुलार रीगर्जिटेशन और वाल्वुलार प्रोलैप्स। ऊपर वाले वाल्व में ये तीनों बीमारियां होती हैं, नीचे वाले वाल्व का प्रोलैप्स नहीं होता। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि वाल्व की खराबी हो जाती है। एक साइड के वाल्व के बारे में डिस्कशन हो चुका था, मिट्रल वाल्व स्टेनोसिस, मिट्रल रीगर्जिटेशन, मिट्रल वाल्व प्रोलैप्स, अयोर्टिक स्टेनोसिस, अयोर्टिक रीगर्जिटेशन। ये सारे के सारे पॉइंट अपन ने डिस्कस कर लिए थे। सारे तरह के वाल्वुलार डिसऑर्डर में इंसान कंजेस्टिव हार्ट फेलियर वाली अवस्था में पहुंच जाता है। सारे के सारे वाल्वुलार डिसऑर्डर को डायग्नोस करने के लिए अपन इकोकार्डियोग्राफी कराते हैं। इन इंसानों को आगे सरवाइव करना है तो अपन DOD, डिजॉक्सिन और डायूरेटिक की गोली चलाते हैं। कब तक चलेगी ये गोली? आंसर है जब तक ये जान तक चलेगी, क्योंकि हार्ट का इजेक्शन फ्रैक्शन एक बार कम हो गया तो वापस से पहली जैसी अवस्था में आना पॉसिबल नहीं होता। अगर इंसान का वाल्व की वजह से वाल्व की खराबी बढ़ती जाती है तो अल्टीमेटली हार्ट का इजेक्शन फ्रैक्शन लगातार कम होता जाएगा, और इस तरह की पर्टिकुलर अवस्था में अपन को हार्ट की या वाल्व की सर्जरी करनी पड़ती है। उन पर्टिकुलर सर्जरी के नाम थे, कुछ एक सर्जरी अपन ने डिस्कस की थी बोले तो बैलून वाल्वुलोप्लास्टी, बैलून की सहायता से वाल्व की मरम्मत करना, एनुलोप्लास्टी, एनुलस रिंग की सहायता से वाल्व की मरम्मत करना, कॉमिस्रोटोमी जो कि एक ओपन हार्ट सर्जरी होती है, इसके द्वारा वाल्व के बीच की ओपनिंग या बोले तो कॉमिसर को फिर से क्रिएट किया जाता है। सर्जरी अपन ने पढ़ी, थ्योरी का पार्ट है, परंतु प्रैक्टिकली जब वाल्व खराब हो जाते हैं तो ये वाली सर्जरी इतनी ज़्यादा यूजेबल नहीं होती। फिर अपन को अल्टीमेटली वाल्व चेंज करने ही पड़ते हैं, और वाल्व को चेंज करना, इस पर्टिकुलर सर्जरी को अपन बोलते हैं वाल्व रिप्लेसमेंट सर्जरी। सर्जरी को अपन नाम देते हैं वाल्व नंबर 4 अपन डील करें, वाल्व रिप्लेसमेंट सर्जरी। देखें, वाल्व रिप्लेसमेंट सर्जरी नाम से ही मालूम चल रहा है कि वाल्व को रिप्लेस कर दो और वाल्व की जगह दूसरा नया वाला वाल्व लगा दो। तो ये जो नया वाला वाल्व अपन लगाते हैं, इस पर्टिकुलर वाल्व को अपन बोलते हैं प्रोस्थेटिक वाल्व। आपके मेरे अंदर जो वाल्व लगा हुआ है उसका नाम होता है नेटिव वाल्व, उसका नाम होता है नेटिव वाल्व। नेटिव वाल्व बोले तो नेचुरल वाल्व। और जो अपन वाल्व को चेंज करते हैं, जो आर्टिफिशियल अपन वाल्व लगाते हैं, उसका नाम होता है प्रोस्थेटिक वाल्व। तो पुराने वाले डैमेज वाल्व को हटाकर नया वाला वाल्व लगा दिया जाता है। इस पर्टिकुलर वाल्व को प्रोस्थेटिक वाल्व नाम दिया गया। यहां पर बोर्ड पर आपके सामने दो जगह प्रोस्थेटिक वाल्व लिखा है, तो दो अलग अलग तरह के होते हैं प्रोस्थेटिक वाल्व। एक जो डेक्रोन या स्टेनलेस स्टील का बना होता है, बोले तो मेटल का बना होता है, दैट इज कंसीडर्ड एज मैकेनिकल वाल्व। एक जो मेटल का बना होता है उसको मैकेनिकल वाल्व नाम दिया जाता है, और एक जो एनिमल टिश्यू से मिलकर बना होता है, काऊ स्किन से, पिग की स्किन से, उसको बायोलॉजिकल प्रोस्थेटिक वाल्व नाम दिया गया। ये दोनों तरह के वाल्व होते हैं, दोनों तरह के वाल्व होते हैं। दोनों तरह के वाल्व के कुछ तो एडवांटेज होते हैं और कुछ डिसएडवांटेज होते हैं।
तो डैमेज वाल को हटाकर उसकी जगह नए वाल लगाना, यह वाल रिप्लेसमेंट सर्जरी कहलाता है। वाल रिप्लेसमेंट सर्जरी के दौरान दो तरह के वाल होते हैं, मैकेनिकल प्रोस्थेटिक वाल्व और बायोलॉजिकल प्रोस्थेटिक वाल्व। सबसे पहले अपन मैकेनिकल प्रोस्थेटिक वाल्व के बारे में जानें। मैकेनिकल प्रोस्थेटिक वाल्व के बारे में जानें। मैकेनिकल प्रोस्थेटिक वाल्व, दे आर कंपोज्ड बाय मेटल। दे आर कंपोज्ड बाय मेटल, यह मेटल से मिलकर बने होते हैं। जब इन पर्टिकुलर वाल्व को लगाया जाता है, इन पर्टिकुलर वाल्व को लगाया जाता है तो बेसिकली इनके रफ एज होते हैं। बेसिकली इनके रफ एज होते हैं और रफ एज होने की वजह से हार्ट में ये वाले वाल लगा दिए गए और इनमें रफ एज हैं, तो रफ एज होने की वजह से जब ब्लड इनके ऊपर से गुजरता है तो यहां रफ एज होने की वजह से प्लेटेलेट का एग्रीगेशन हो सकता है। और प्लेटेलेट का एग्रीगेशन होना बोले तो क्लॉटिंग के प्रोसेस को स्टार्ट कर देगा और क्लॉटिंग का प्रोसेस स्टार्ट होने के बाद थ्रोम्बस बन सकता है। यानी ये जो मेटल से बने हुए वाल्व होते हैं इनमें हमेशा थ्रोम्बस बनने का खतरा होता है। बोले तो हमेशा थ्रोम्बस बनने का खतरा होता है। दीज टाइप ऑफ प्रोस्थेटिक वाल्व ऑलवेज हैव द रिस्क ऑफ थ्रोम्बस। These type of prosthetic valve always have the risk of thrombus. इनमें हमेशा थ्रोम्बस बनने का खतरा रहेगा, ये इनका नुकसान होता है। अच्छा, ये नुकसान है, बहुत बड़ा नुकसान है। थ्रोम्बस बन गया तो बताओ जानलेवा बीमारी हो सकती है, एमआई हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है। तो ऐसे मरीजों में जिनमें मैकेनिकल वाल्व अपन ने लगाया हुआ है उन मरीजों के लिए थ्रोम्बस बनने के खतरे के बारे में जब आपको पता है तो क्यों ना ताजिंदगी सावधानी बरती जाए। और ताजिंदगी सावधानी ये होगी कि इन इंसानों के ब्लड को पतला रखा जाए। और इन इंसानों के ब्लड को पतला रखने के लिए जिंदगी भर आपको दवाई खिलानी पड़ेगी। बोले तो लाइफ लॉन्ग एंटीकोगुलेंट थेरेपी आपको देनी पड़ेगी। और लाइफ लॉन्ग एंटीकोगुलेंट थेरेपी में जो पर्टिकुलर गोली चलती है उसका नाम है वारफेरिन। 5 मिलीग्राम या 6 मिलीग्राम की गोली लगातार इन मरीजों में चलती है। सिंपल भाषा में बोलूं तो इंसान में ब्लड को पतला रखने के लिए दी जाने वाली दवाई है। तो ये बात निश्चित है, ये जो पर्टिकुलर वाल होते हैं इनमें जिंदगी भर इंसान को एंटीकोगुलेंट थेरेपी खासकर वारफेरिन की गोली खानी पड़ती है। अच्छा, वारफेरिन की गोली इनको खानी पड़ रही है तो इनको टाइम टू टाइम वारफेरिन की गोली की डोज को सेट करने के लिए एक टाइम मॉनिटरिंग करानी होती है। उसका नाम है PTINR। उसका नाम है PTINR, शुड बी मॉनिटर्ड रेगुलरली। PTINR शुड बी मॉनिटर्ड रेगुलरली। क्या होता है PTINR, इस पर चर्चा करेंगे अपन। इनमें PTINR की लगातार मॉनिटरिंग करानी होती है। इसके अलावा अपन बात करें, मैकेनिकल वाल लगा हुआ है बोले तो मेटल का। अगर भविष्य में इन मरीजों को कभी CT और MRI कराने की आवश्यकता पड़े तो पढ़ा चुका हूं मैं आपको CVS में ही कि CT स्कैन में यूज होते हैं एक्सरे और MRI में यूज होती है मैग्नेटिक वेव। चूंकि यह मेटल के बने हुए हैं
तो मैग्नेटिक वेव मेटल या खासकर आयरन के साथ रिएक्शन कर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती हैं, जिससे नुकसान हो सकता है। तो इन इंसानों को भविष्य में कभी सीटी या एमआरआई करानी हो तो कौन सा सूटेबल डायग्नोसिस कराना चाहिए और कौन सा नहीं। तो ये पर्टिकुलर इंसान सिटी स्कैन तो करा सकते हैं, परंतु जिसके शरीर में किसी भी तरह का मेटेलिक इंप्लांट लगा हुआ है उसको कभी भी एमआरआई कराने की एडवाइज अपन नहीं देते। तो ये वाले वाल लगने के बाद इस इंसान में रेस्ट्रिक्शन हो जाएगी कि यह एमआरआई नहीं करा सकता, नंबर 1। नंबर 2, यदि इन इंसानों को भविष्य में कभी कोई गंभीर मानसिक रोग या साइकोसिस हो जाता है, साइकोसिस होने की अवस्था में इन मरीजों को ईसीटी दी जानी है, तो घर वालों को जरूर साइकेट्रिस्ट को बताना चाहिए कि इसके हार्ट के वाल बदले हुए हैं। और जब साइकेट्रिस्ट को मालूम चलेगा कि मेटल के वाल लगे हुए हैं तो नहीं भैया दवाइयों से ही ठीक करो, इन मरीजों को ईसीटी नहीं दे सकते, अदरवाइज तो करंट का कंडक्शन हो सकता है। तो यदि इन इंसानों में मैकेनिकल प्रोस्थेटिक वाल लगे हुए हैं तो जिंदगी में कभी भी यह 2 प्रोसीजर नहीं आजमाए जाएंगे। ना तो कभी इनमें एमआरआई कराई जाएगी और ना कभी इनको ईसीटी दी जाएगी। ना तो कभी एमआरआई कराई जाएगी ना कभी ईसीटी दी जाएगी। इसके अलावा अपन बात करें, ये तो सारी नुकसान वाली बात है। अब एक आध फायदे वाली बात भी करें। अपन ने वाल की बात कर ली, रफ एज बता दिए, परंतु ये मेटल के बने हुए हैं। ब्लड जब यहां से गुजरेगा और ब्लड में कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हुआ इन्फेक्शन फैलाने वाला, तो बताओ मेटल पर कोई इन्फेक्शन थोड़ी फैला सकता है। मेटल पर कोई इन्फेक्शन थोड़ी फैला सकता है। तो इसका मतलब है ये वाले वाल लग गए तो इन वाल में कभी भी इन्फेक्शन नहीं हो सकता। ये वाले वाल्व लग गए तो इनमें कभी इन्फेक्शन नहीं हो सकता, यानी रिस्क ऑफ इन्फेक्शन ना के बराबर होती है। मैकेनिकल प्रोस्थेटिक वाल्व में रिस्क ऑफ इन्फेक्शन ना के बराबर होती है। इस तरह के वाल्व में कभी भी इन्फेक्शन नहीं होता। इज दैट क्लियर? दैट इज द मैकेनिकल प्रोस्थेटिक वाल्व। देख लिया आपने। यदि मैकेनिकल प्रोस्थेटिक वाल्व में क्या बता रहा हूं मैं कि ये मेटल से मिलकर बने होते हैं। इनमें थ्रोम्बस बनने की संभावना ज्यादा होती है क्योंकि इनमें रफ एज होते हैं, परंतु इन्फेक्शन की संभावना बिल्कुल कम होती है। रिस्क ऑफ इन्फेक्शन इज वेरी लो। रिस्क ऑफ इन्फेक्शन इज वेरी लो। थ्रोम्बस बनने का खतरा ज्यादा है, इस वजह से इन इंसानों में जिंदगी भर वारफेरिन की गोली खिलानी पड़ेगी, 5 मिलीग्राम या 6 मिलीग्राम। ऐसे मरीजों में हर 2 महीने में पीटीआईएनआर मॉनिटर करना पड़ेगा। क्या होता है अभी डील करेंगे। चूंकि मेटल लगा हुआ है शरीर में तो ऐसे इंसान जिंदगी में कभी भी एमआरआई और ईसीटी नहीं करा सकते, या इनको एमआरआई और एमआरआई नहीं करानी चाहिए। इन मरीजों में मानसिक रोग होने पर ईसीटी नहीं लगनी चाहिए। दूसरे वाल्व के बारे में डील करें। नंबर 2, जो एनिमल स्किन से मिलकर बने होते हैं, जिनको अपन नाम देते हैं बायोलॉजिकल प्रोस्थेटिक वाल्व। इनको अपन नाम देते हैं बायोलॉजिकल प्रोस्थेटिक वाल्व। दे आर कंपोज्ड बाय स्किन, या इसको मैं बोलूं तो एनिमल टिश्यू। मेनली जो प्रचलन में है वह 2 तरह के वाल्व हैं। एक तो पिग की स्किन या टिश्यू से मिलकर बना होता है जिसको पोरकाइन वाल्व बोलते हैं, और एक काऊ की स्किन से मिलकर बना होता है जिसको बोवाइन वाल्व बोलते हैं। तो एनिमल स्किन से मिलकर बने हुए वाल्व पोरकाइन वाल्व और बोवाइन वाल्व। पोरकाइन बोले तो काऊ। इसके भी कुछ फायदे और कुछ नुकसान हैं। देखो, फायदा तो यह है चूंकि यह एनिमल स्किन से मिलकर बने हैं, एनिमल स्किन से मिलकर बने हैं तो इन पर रफ एज नहीं होते,
तो ब्लड जब यहां से इन वाल के ऊपर से गुजरता है तो प्लेटेलेट का कोई एग्रीगेशन नहीं होता, और प्लेटेलेट का एग्रीगेशन नहीं होगा इसका मतलब इनमें थ्रोम्बस बनने का खतरा है ही नहीं। तो यहां अपन बोलेंगे रिस्क ऑफ थ्रोम्बस, रिस्क ऑफ थ्रोम्बस इज वेरी लो, रिस्क ऑफ थ्रोम्बस इज वेरी लो। और जब रिस्क ऑफ थ्रोम्बस नहीं होती तो इनको वारफेरिन लेने की आवश्यकता भी नहीं है, नो नीड टू टेक वारफेरिन। जब इनमें थ्रोम्बस की रिस्क नहीं है तो वारफेरिन लेने की भी जरूरत नहीं है, तो नो नीड टू टेक वारफेरिन। परंतु यह एनिमल स्किन से मिलकर बने हुए वाल्व हैं। ये जो ब्लड यहां से सर्कुलेट होगा, यदि इनमें किसी तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म हुआ तो इसकी सरफेस पर ग्रोथ करेगा और पॉसिबिलिटी है वाल्व का इन्फ्लामेशन कॉज कर दे। तो इस तरह के वाल्व जो एनिमल स्किन से मिलकर बने हुए हैं उनमें इन्फेक्शन की रिस्क हमेशा ज्यादा होगी। तो यहां अपन बोलेंगे रिस्क ऑफ इन्फेक्शन इज वेरी हाई, रिस्क ऑफ इन्फेक्शन इज वेरी हाई। देखिए हार्ट के वाल का जब इन्फ्लामेशन होता है, आगे ये टॉपिक में आएगा, मोस्ट कॉमन कॉज होता है, मोस्ट कॉमन कॉज होता है बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस, जो पहले इंसान के गले में इन्फेक्शन फैलाता है, देन ब्लड में जाता है, देन हार्ट में जाता है। तो जब किसी इंसान को बायोलॉजिकल वाल लगे हुए हैं, इनमें रिस्क ऑफ इन्फेक्शन ज्यादा है, तो हमेशा वॉच आउट रखना होता है कि इनका गला तो खराब नहीं है। तो ऐसे इंसान को सलाह देते हैं कि दिन में 2 बार तो ब्रश करे और दोनों बार ब्रश करने के बाद बीटाडीन से गार्गल करे। उसका फायदा यह होगा कि इनके गले में बीटा हीमोलाइटिक का इन्फेक्शन नहीं होगा, और नहीं होगा तो एंडोकार्डाइटिस की संभावना कम हो जाएगी। तो जिंदगी भर ये काम करना पड़ेगा इनको, दिन में 2 बार ब्रश करो भैया और बीटाडीन से गार्गल करो, 2 बार ब्रश करो और बीटाडीन से गार्गल करो। जब भी मौसम आता है इन्फेक्शन वाला, वायरल ग्रोथ वाला या बैक्टीरियल, तो ऐसी कंडीशन के अंदर अपन इन मरीजों में 10-20 दिन या महीने 2 महीने के लिए एंटीबायोटिक खिला देते हैं, बिना बीमारी के ही खिला देते हैं, बिना बीमारी के ही खिला देते हैं। फॉर एग्जाम्पल फेब मार्च में या सितंबर अक्टूबर में जब वायरस पीक पर होते हैं, क्योंकि वायरस का बॉडी में संक्रमण है तो सेकेंडरी इन्फेक्शन हो सकता है बैक्टीरियल। तो इन मरीजों को बचा के रखना है क्योंकि इनमें इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, अदरवाइज तो एंडोकार्डाइटिस हो जाएगा। तो बिना बीमारी के एंटीबायोटिक खिलाना, इसको अपन बोलें प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक्स, इसको अपन बोलें प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक्स, यानी इनको अपन प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक्स खिलाते हैं, प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक्स खिलाते हैं। उसका कारण होता है कि इनमें रिस्क ऑफ इन्फेक्शन ज्यादा है, उसको कम करने के लिए। तो देखें दोनों अलग अलग तरह के वाल्व हैं, दोनों अलग अलग तरह के वाल्व का अलग अलग पर्पज है, दोनों अलग अलग तरह के वाल्व का अलग अलग पर्पज है। अलग अलग पर्पज आप समझ ही पा रहे हैं, पर्पज आप समझ ही पा रहे हैं। देखें ये दोनों तरह के वाल्व देख लें आप, प्रोस्थेटिक हार्ट वाल्व, दैट इज द बायोलॉजिकल वाल्व, दैट इज द मैकेनिकल वाल्व, मेटल से मिलकर बना हुआ। इसमें लिखा हुआ है बायोलॉजिकल में नो एंटी कोएगुलेंट आर नीडेड, इनमें एंटी कोगुलेंट चलाने की आवश्यकता नहीं है। इधर मैकेनिकल वाल्व में देख लें लाइफ लॉन्ग एंटी कोगुलेंट, लाइफ लॉन्ग एंटी कोगुलेंट चलानी पड़ेगी। ये वाला वाल्व 8 से 10 साल चलता है और ये 20 साल से भी ज्यादा चलता है। दोनों की ड्यूरेबिलिटी अलग अलग है, दोनों की ड्यूरेबिलिटी अलग अलग है। बताओ ऐसा क्यों?
देखिए इस डायग्राम में भी दिखा रखा है, दैट इज द मैकेनिकल वाल्व, दैट इज द टिश्यू वाल्व या बायोलॉजिकल वाल्व। इस तरीके से वाल्व को अपनी जगह पर फिट करके सूचरिंग कर देते हैं। ये डायग्राम में मैकेनिकल वाल्व लगा हुआ है, तो यहां पर दोनों की ड्यूरेबिलिटी अलग अलग होती है। बायोलॉजिकल वाल्व 8 से 10 साल चलता है और मैकेनिकल वाल्व 20 साल से ज्यादा चलता है। तो क्वेश्चन है मेरा, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों होता है? बताएं, सोचें माइंड के अंदर कि ऐसा क्यों होता है। तो देखें, इस पर्टिकुलर वाल्व में इन्फेक्शन होने की संभावना ज्यादा है। एनिमल टिश्यू में इन्फेक्शन, अब इन्फेक्शन से कब तक बचाओगे? ये तो केवल कहने की बात है कि 2 बार ब्रश करना और सुबह शाम बीटाडीन गार्गल करना, क्या जिंदगी भर निभा लेगा? नहीं। आपसे या मेरे से कहा जाए कि अपने आप को 100% इन्फेक्शन से बचाओ, अपन कितनी ही सावधानी रखें, फिर भी बताओ इन्फेक्शन हो ही जाता है। तो इन्फेक्शन से बचाना संभव नहीं है। उन वाल्व में इन्फेक्शन नहीं होता, मैकेनिकल वाल्व में इनमें बार बार इन्फेक्शन होगा ही होगा। एक टाइम के लिए एंटीकोगुलेंट या वारफेरिन की गोली देना फिर भी इजी है, बट इन्फेक्शन से बचाना कठिन है। तो बार बार इन्फेक्शन होगा तो वाल्व खराब होगा। देखो उस पर्टिकुलर वाल्व में तो थ्रोम्बस बनेगा तो इंसान चला ही जाएगा, पर यहां पर इंसान में वाल्व खराब हो जाएगा। तो मेनली माना जाता है इनमें बार बार इन्फेक्शन होता है, इसलिए इनकी ड्यूरेबिलिटी 8 से 10 साल मानी जाती है। मैकेनिकल वाल्व में बार बार इन्फेक्शन नहीं होता, इसलिए वो पर्टिकुलर वाल्व मोर ड्यूरेबल होते हैं। तो दैट इज द वाल्व रिप्लेसमेंट सर्जरी। इट इज द वाल्व रिप्लेसमेंट सर्जरी। दोनों तरह के वाल्व के फायदे और नुकसान आपके सामने बता दिए। वाल्व रिप्लेसमेंट सर्जरी में मैकेनिकल प्रोस्थेटिक वाल्व और बायोलॉजिकल प्रोस्थेटिक वाल्व हो गए। मैकेनिकल प्रोस्थेटिक वाल्व मेटल से मिलकर बने होते हैं, इन्फेक्शन इनमें नहीं होता, परंतु इनमें रफ एज होने की वजह से थ्रोम्बस बनने की संभावना होती है। इस वजह से जिंदगी भर एंटीकोगुलेंट थेरेपी खानी पड़ती है। इनमें कभी भी एमआरआई नहीं करा सकते, मरीजों को ईसीटी नहीं लगा सकते, हर 2 महीने में पीटी-आईएनआर मॉनिटर करना पड़ता है। बायोलॉजिकल प्रोस्थेटिक वाल्व एनिमल टिश्यू से मिलकर बने होते हैं, पिग स्किन से मिलकर बने हुए पोर्काइन वाल्व और काऊ की स्किन से मिलकर बने हुए बोवाइन वाल्व। इनमें रिस्क ऑफ थ्रोम्बस नहीं होता, इस वजह से इनको एंटीकोगुलेंट लेने की जरूरत नहीं है, परंतु रिस्क ऑफ इन्फेक्शन ज्यादा होता है, तो इनको सलाह होती है सुबह शाम बीटाडीन से गार्गल करें, और जब भी इन्फेक्शन का सीजन आए तो 1-2 महीने के लिए इनको प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक खिला देते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक अपन डील करेंगे जिसका नाम है पीटी-आईएनआर। अभी अभी अपन ने यहां पर डिस्कस किया है कि पीटी-आईएनआर वारफेरिन थेरेपी में अपन चेक कराते हैं। तो पीटी-आईएनआर को मीनिंग, पीटी बोले तो प्रोथ्रोम्बिन टाइम, पीटी बोले तो प्रोथ्रोम्बिन टाइम। What is the prothrombin? It is a clotting factor. What is the prothrombin? It is a clotting factor. कौन से नंबर का? दूसरे नंबर का। पहले नंबर पर फिब्रिनोजन होता है, दूसरे नंबर पर प्रोथ्रोम्बिन होता है। तो सबसे पहले क्लॉटिंग की एक मैकेनिज्म को समझें आप। देखें, नॉर्मली पूरा मेटाबॉलिज्म समझें। नॉर्मली बाहर से अपन विटामिन के खाते हैं, ये अपने जीआईटी में जाता है, जीआईटी में लार्ज इंटेस्टाइन में इसका एब्जॉर्प्शन होता है। विटामिन के का लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्ब होने के बाद यह लीवर में स्टोर होता है। यानी सबसे पहला पॉइंट है, इसका एब्जॉर्प्शन हो रहा है लार्ज इंटेस्टाइन में, यानी विटामिन के का एब्जॉर्प्शन हो रहा है लार्ज इंटेस्टाइन में। उसके बाद कहां पर जाएगा? ये लीवर में जाएगा, विटामिन के, और लीवर में जाने के बाद विटामिन के
क्लॉटिंग फैक्टर का निर्माण कराता है। विटामिन के क्लॉटिंग फैक्टर का निर्माण कराता है। क्लॉटिंग फैक्टर में भी जिसका मेनली निर्माण कराता है वो है 2 नंबर का फैक्टर। 2 नंबर के फैक्टर का क्या नाम हो गया? प्रोथ्रोम्बिन। 2 नंबर के फैक्टर का क्या नाम हो गया? प्रोथ्रोम्बिन। विटामिन के की मैकेनिज्म समझें आप और मैं जो अपनी डाइट में विटामिन के खाते हैं उसका मेनली एब्जॉर्प्शन लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। वहां से एब्जॉर्ब होने के बाद यह लीवर में जाता है। लीवर में इससे क्लॉटिंग फैक्टर बनते हैं। विटामिन के से बनने वाले मेनली क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं 2, 7, 9, 10 और इनमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है 2 नंबर। 2 नंबर का कौन सा फैक्टर है? प्रोथ्रोम्बिन। तो प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण किस पर डिपेंड है? विटामिन के पर। प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण मेनली किस पर डिपेंड है? विटामिन के पर। फर्स्ट मैकेनिज्म। अब समझिए आप मैकेनिज्म नंबर 2। जब ब्लड की क्लॉटिंग होती है तो सबसे पहले प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का निर्माण होता है। जब ब्लड की क्लॉटिंग होती है तो सबसे पहले प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का निर्माण होता है। इसका निर्माण 2 तरह के पाथवे से होता है। एक होता है एक्सट्रिंसिक पाथवे और एक होता है इंट्रिंसिक पाथवे। क्लॉटिंग की मैकेनिज्म बता रहा हूं। जब ब्लड की क्लॉटिंग होती है तो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनता है। सबसे पहले 2 तरह के पाथवे से बनता है, एक्सट्रिंसिक पाथवे और इंट्रिंसिक पाथवे। नंबर 2, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बन गया। प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करने वाला। तो ये जो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर होता है यह प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करके थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कराता है। यानी प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर ब्लड में पाए जाने वाले प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कराता है। क्या बन गया? अब थ्रोम्बिन बन गया। ये जो थ्रोम्बिन होता है यह ब्लड में पाई जाने वाली फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट कराता है और फिब्रिन का जाल बन जाता है। इसी को अपन क्लॉटिंग कहते हैं। इसी को अपन क्या कहते हैं? क्लॉटिंग कहते हैं। देखें फिर से समझें, अभी तक की चार्टिंग में क्या बता रहा हूं मैं, अच्छे से आपको प्रोथ्रोम्बिन टाइम समझ में आएगा। आपकी मेरे ब्लड के अंदर ब्लड क्लॉटिंग में विटामिन के की एक इंपॉर्टेंट भूमिका होती है। आप और मैं डाइट में जो विटामिन के खाते हैं वह अपनी लार्ज इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होता है। लार्ज इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होने के बाद लीवर में जाता है। लीवर में क्लॉटिंग फैक्टर का निर्माण कराता है 2, 7, 9, 10। सबसे ज्यादा किसका निर्माण कराएगा? 2 नंबर का। 2 नंबर पे कौन सा है? प्रोथ्रोम्बिन है। इसका मतलब प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण के लिए विटामिन के की जरूरत है। क्लॉटिंग किस तरीके से होती है? क्लॉटिंग का मकसद होता है फिब्रिन का निर्माण। क्लॉटिंग का मकसद होता है फिब्रिन का निर्माण। तो इसमें सबसे पहले बनता है प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर जो 2 पाथवे से बनता है, एक्सट्रिंसिक पाथवे और इंट्रिंसिक पाथवे, पहले फेज में। अच्छा, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बन गया, नाम से ही मालूम चल रहा है प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करेगा। अब यह प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करके थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करा देता है। थ्रोम्बिन बन गया, यह थ्रोम्बिन फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट करा देता है। इस तरीके से क्लॉटिंग होती है। अब आपके मेरे ब्लड में प्रोथ्रोम्बिन नॉर्मल है, कम है या ज्यादा है? आपके मेरे ब्लड में प्रोथ्रोम्बिन नॉर्मल है, कम है या ज्यादा है? यह किस पर डिपेंड करेगा? विटामिन के पर। किस पर डिपेंड करेगा? विटामिन के पर। विटामिन के ज्यादा हुआ तो प्रोथ्रोम्बिन ज्यादा, विटामिन के कम हुआ तो प्रोथ्रोम्बिन कम। इज दैट क्लियर? तो प्रोथ्रोम्बिन की वैल्यू विटामिन के पर डिपेंड करती है। सोचो, प्रोथ्रोम्बिन यदि नॉर्मल है तो क्लॉट होने में नॉर्मल समय लगेगा। प्रोथ्रोम्बिन नॉर्मल है तो क्लॉट होने में नॉर्मल समय लगेगा। देखिए, क्या अपन ने क्लॉटिंग की मैकेनिज्म को समझा?
क्लॉटिंग। पहले फेज में क्या हो रहा है? प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का निर्माण हो रहा है। प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर दो पाथवे से हो रहा है, एक्सट्रिंसिक पाथवे और इंट्रिंसिक पाथवे। एक्सट्रिंसिक पाथवे और इंट्रिंसिक पाथवे। एक्सट्रिंसिक पाथवे की शुरुआत टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन के द्वारा होती है। ये क्लॉटिंग वाला पार्ट है, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन के द्वारा होती है। टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन के द्वारा होती है। प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बन गया तो ब्लड में पाया जाने वाला प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेट होकर थ्रोम्बिन बना देगा। क्या बना देगा? थ्रोम्बिन। ये जो थ्रोम्बिन बनेगा यह फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट करा देगा और यह क्लॉटिंग हो गई। अब मैं आपको क्या समझा रहा हूं कि इस प्रोथ्रोम्बिन का बनना किस पर डिपेंड है? विटामिन के पर। अगर विटामिन के, गौर करना इस बात पर, अगर विटामिन के नॉर्मल है तो आपके मेरे ब्लड में प्रोथ्रोम्बिन की वैल्यू नॉर्मल होगी, और प्रोथ्रोम्बिन की वैल्यू नॉर्मल होगी तो क्लॉटिंग नॉर्मल समय में हो जाएगी। क्लॉटिंग नॉर्मल समय में हो जाएगी, नंबर 1। नंबर 2, बेहद इंपॉर्टेंट, अगर विटामिन के की वैल्यू कम है तो प्रोथ्रोम्बिन की वैल्यू भी क्या होगी? कम। अब सोचो, ब्लड में प्रोथ्रोम्बिन कम है, क्लॉट होने में ज्यादा समय लगेगा। कम है तो क्लॉट होने में ज्यादा समय लगेगा। उल्टा यदि अपन यूं बोलें, विटामिन के ज्यादा है तो ब्लड में प्रोथ्रोम्बिन भी क्या होगा? ज्यादा। और जब ये बहुत ज्यादा होगा तो जल्दी से क्लॉटिंग हो जाएगी। बोले तो क्लॉटिंग होने में कम समय लगेगा। क्लॉटिंग होने में कम समय लगेगा। इज दैट क्लियर? यानी प्रोथ्रोम्बिन मेनली विटामिन के पर डिपेंड होगा। अब आप प्रोथ्रोम्बिन टाइम देखें। अब आप प्रोथ्रोम्बिन टाइम देखें तो पीटी किस तरीके से चेक करते हैं अपन। सबसे पहले ये वायल है, इस वायल को नाम देते हैं पीटी वायल। पीटी वायल, इसमें ईडीटीए मिला हुआ है। मेरा सैंपल लिया, इसमें ईडीटीए मिला हुआ है। इसको लैब में ले गए। लैब में ले जाने के बाद चूंकि इसमें एंटीकोगुलेंट मिला हुआ है तो सीधा सा मतलब है क्लॉटिंग तो होगी नहीं। क्लॉटिंग तो होगी नहीं, तो सबसे पहले क्लॉट कराने के लिए इसमें अपन डालते हैं कैल्शियम। क्या डालते हैं? कैल्शियम। देखो गौर करना, कैल्शियम ईडीटीए के इफेक्ट को नल्लीफाई कर देता है। इसका मतलब जो ईडीटीए की वजह से क्लॉटिंग रुकी हुई थी, अब वो क्लॉटिंग वापस से स्टार्ट हो जाएगी, नंबर 1। नंबर 2, इसमें अपन कैल्शियम के साथ साथ एक और सब्सटेंस डालते हैं जिसका नाम है टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन। कौन सा सब्सटेंस डालते हैं? टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन। जैसे ही लैब में ले जाकर इसमें अपन कैल्शियम और टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन डालते हैं, इसमें क्लॉटिंग हो जाती है। इसमें क्लॉटिंग हो जाती है और यह क्लॉटिंग होने में 10 से 14 सेकंड का समय लगता है। और ये जो 10 से 14 सेकंड का समय है, इसी समय को नाम देते हैं अपन पीटी। इसी पर्टिकुलर समय को नाम देते हैं अपन पीटी।
देखें प्रोथ्रोम्बिन टाइम को कैसे चेक किया। मैंने एक पीटी वाइल ली जिसमें एंटीकोगुलेंट पहले से डला हुआ था। मेरा ब्लड सैंपल या मेरा ब्लड मैंने इस वाइल में डाला। डालने के बाद रोल किया, इसका मतलब मेरा ब्लड नहीं जमेगा। मैंने इसको लेबोरेटरी में भेजा। उन्होंने जांच करने के लिए पहले तो इसमें कैल्शियम डाला। कैल्शियम क्यों डाला? ताकि ईडीटीए का इफेक्ट नलीफाई हो जाए। उसके बाद टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन डाला और इसमें जो ब्लड था वह 10 से 14 सेकंड में क्लॉट हो गया। यह 10 से 14 सेकंड का समय कहलाता है पीटी। पीटी बोले तो प्रोथ्रोम्बिन टाइम। 10 से 14 सेकंड यदि वैल्यू आ रही है, इसका मतलब है मेरे पर्टिकुलर ब्लड में प्रोथ्रोम्बिन नॉर्मल मात्रा में, मेरे इस ब्लड में प्रोथ्रोम्बिन की मात्रा नॉर्मल है। अब देखें नेक्स्ट, इंसान को चल रही है वारफेरिन। इंसान को कौन सी दवाई चल रही है? वारफेरिन। वारफेरिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है कि यह विटामिन के को बाइंड कर लेती है। इसका मतलब है वह इंसान जो वारफेरिन की गोली खा रहा है, उसके शरीर में किसकी मात्रा कम हो जाएगी? विटामिन के की। किसकी मात्रा कम हो जाएगी? विटामिन के की। इसका मतलब विटामिन के की मात्रा कम होगी तो सीधा सा मतलब है किसकी मात्रा कम हो जाएगी? प्रोथ्रोम्बिन की। किसकी मात्रा कम हो जाएगी? प्रोथ्रोम्बिन की। अब जिस इंसान को वारफेरिन चल रही है, उस इंसान का ब्लड मैंने लिया, इसको लैब में ले गया, कैल्शियम डाला, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन डाला। क्या यह 14 सेकंड में जम जाएगा? गौर करो, 14 सेकंड में जम जाएगा क्या? नहीं। इसमें तो प्रोथ्रोम्बिन कम हो गया। इसमें प्रोथ्रोम्बिन कम हो गया। अब क्लॉटिंग धीमे धीमे होगी और धीमे धीमे होने का मतलब है अब यह जमने में कम से कम 28 से 42 सेकंड का समय लेगा। कितना समय लेगा? 28 से 42 सेकंड का समय लेगा वारफेरिन वाले मरीज में, क्योंकि इसमें प्रोथ्रोम्बिन की वैल्यू कम हो गई है। तो नॉर्मल इंसान के अंदर नॉर्मल प्रोथ्रोम्बिन टाइम होता है 10 से 14 सेकंड। परंतु जिन इंसानों को वारफेरिन चल रही है उनमें प्रोथ्रोम्बिन टाइम होता है 28 से 42 सेकंड। मान के चलो किसी इंसान को वारफेरिन की गोली चल रही है 5 मिलीग्राम सप्ताह में 6 दिन। गौर करना है इस बात पर। 5 मिलीग्राम सप्ताह में 6 दिन। यह मरीज अपने अस्पताल में आया, अपन ने इसका पीटी चेक कराया। इसका पीटी अपन को मिलता है 60 सेकंड। कितना मिलता है? 60 सेकंड का मतलब बहुत ज्यादा बढ़ गया। अच्छा, होना कितना चाहिए? 28 से 42। 28 से ज्यादा, 42 से कम डिजायरेबल है। 60 सेकंड होने का मतलब तो है प्रोथ्रोम्बिन बहुत ज्यादा कम हो गया। इसका मीनिंग यह है इस इंसान का ब्लड बहुत ज्यादा पतला हो गया। कभी इसको चोट लग गई तो ब्लड लगातार बहता रहेगा। इससे यह साबित हो रहा है कि प्रोथ्रोम्बिन बहुत ज्यादा कम क्यों हो गया? विटामिन के कम हो गया होगा। विटामिन के क्यों कम हो गया? वारफेरिन ज्यादा चल रही होगी। अगर यह 60 सेकंड आए तो अगली बार डॉक्टर इस वारफेरिन को 5 मिलीग्राम ही रखेगा, परंतु बोलेगा सप्ताह में 5 ही दिन लेना। वारफेरिन की डोज को क्या कर दिया डॉक्टर साहब ने? कम कर दिया। नेक्स्ट, अब ये 5 दिन ले रहा है 5 मिलीग्राम। फिर 4 महीने बाद आया, 4 महीने बाद आया और फिर इसका पीटी कराया। अब इसका पीटी आता है 40 सेकंड। सही है? पीटी 40 सेकंड आए, इसका मतलब है सही है। फिर उसके बाद ये साल भर तक इलाज चलता रहा। साल भर बाद अपन ने चेक कराई पीटी दोबारा से। अब पीटी आ रहा है 22 सेकंड। साल भर बाद। यार 22 सेकंड तो कम है, कम से कम 28 तो डिजायरेबल रेंज होनी चाहिए।
इसका मतलब वारफेरिन कम है, चलो इसको 6 मिलीग्राम कर दो। 6 मिलीग्राम लेना भैया 5 दिन, तो जो वारफेरिन की डोज 5 मिलीग्राम देनी है मुझे, 6 मिलीग्राम देनी है, 5 दिन देनी है, 6 दिन देनी है, कैसे पता चलाऊं? ब्लड ज्यादा तो पतला नहीं हो गया, क्या वारफेरिन अपना असर दिखा रही है? इसका पता लगाने के लिए जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं दैट इज द पीटी। पीटी बोले तो प्रोथ्रोम्बिन टाइम। तो यहां पर अपन बोलेंगे वैल्यू ऑफ पीटी, वैल्यू ऑफ पीटी 10 to 14 सेकेंड, 10 to 14 सेकेंड, वैल्यू ऑफ पीटी इन द पेशेंट विद वारफेरिन थेरेपी। वारफेरिन थेरेपी वाले में इसकी वैल्यू 28 से 42 सेकेंड। कितनी होगी? 28 से 42 सेकेंड। कौन कौन सी अवस्था में पीटी बढ़ जाएगा? कौन कौन सी अवस्था में पीटी बढ़ जाएगा? देखो, अवस्था नंबर 1 वारफेरिन थेरेपी। जिन मरीजों में वारफेरिन थेरेपी चल रही है उनमें पीटी बढ़ा हुआ मिलेगा, उनमें पीटी बढ़ा हुआ मिलेगा। और कोई कारण? सोचो मैं वारफेरिन नहीं खा रहा, मेरा पीटी यदि 30 आए तो इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। क्या क्या गड़बड़ हो सकती है? गड़बड़ नंबर 1, मैंने विटामिन के खाना बंद कर दिया। गड़बड़ नंबर 2, मेरी लार्ज इंटेस्टाइन में कोई बीमारी है, एब्जॉर्प्शन तो वहीं से हो रहा है। गड़बड़ नंबर 3, मेरा लीवर खराब है। तीनों में से कहीं ना कहीं संभावना हो सकती है, तो किस किस में पीटी बढ़ेगा? विटामिन के डेफिशिएंसी, लीवर डिसऑर्डर और लार्ज इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर। लीवर डिसऑर्डर और लार्ज इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर। इट इज द मीनिंग ऑफ पीटी। पीटी बोले तो प्रोथ्रोम्बिन टाइम। बहुत बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, विशेष तौर से इसको याद रखना है। इसके अलावा पीटी के चेक करने के दौरान अपन ने टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन डाला। इससे जस्ट पहले ये हेमेटोलॉजी का पार्ट है। अपन ने डिस्कस किया प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर 2 पाथवे से बनता है, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक पाथवे की शुरुआत टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन करता है। इसका मतलब है टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन डालने के बाद लगने वाला समय प्रोथ्रोम्बिन टाइम है। तो इसको अपन बात कर सकते हैं, एक्सट्रिंसिक पाथवे की जानकारी मिल रही है। अगर ये नॉर्मल आ रहा है तो अपन अंदाजा लगाएंगे एक्सट्रिंसिक पाथवे सही चल रहा है भैया, एक्सट्रिंसिक पाथवे सही चल रहा है। इज दैट क्लियर? तो यहां पर जो पीटी होता है उससे अपन को क्लॉटिंग के कौन से पाथवे की जानकारी मिलती है? जो पीटी होता है उससे अपन को क्लॉटिंग के कौन से पाथवे की जानकारी मिलती है? आंसर है एक्सट्रिंसिक पाथवे। कौन से पाथवे की जानकारी मिलती है? आंसर है एक्सट्रिंसिक पाथवे। दैट इज द मीनिंग ऑफ पीटी। अब पीटी आ गया तो आईएनआर स्वतः ही आ जाता है। आईएनआर बोले तो इंटरनेशनल नॉर्मलाइज रेशो, इंटरनेशनल नॉर्मलाइज रेशो। बिना पीटी के इसका पता नहीं चलता। पीटी आते ही ऑटोमेटिकली आईएनआर आ जाता है। इसका फॉर्मूला होता है पीटी वैल्यू बटे पीटी स्टैंडर्ड। पीटी वैल्यू बटे पीटी स्टैंडर्ड। फॉर एग्जाम्पल के लिए मेरा ब्लड सैंपल लेकर मेरा पीटी चेक कराओ। देखो स्टैंडर्ड तो फिक्स है, ये तो 14 सेकंड मान लिया है, फिक्स कर दिया है। मेरा पीटी चेक कराओ तो जरूरी थोड़ी एग्जैक्ट 14 सेकंड आए, 18 सेकंड भी आ सकता है, 10 भी आ सकता है। मान के चलो मेरा पीटी 18 सेकंड आया, 18 बटे 14, ऊपर अपन ने 18 रखा, 18 बटे 14 1.2।
10 सेकंड भी तो आ सकता है, 10/14 0.8। तो एक नॉर्मल इंसान में प्रोथ्रोम्बिन टाइम में कितना वेरिएबल होगा, विटामिन के पर डिपेंड है तो कम ज्यादा हो सकता है। तो एक नॉर्मल इंसान में INR होता है 0.8 से 1.2 बिना किसी यूनिट के, 0.8 से 1.2 बिना किसी यूनिट के। बट उन इंसानों में जिनमें वारफेरिन चल रही है, उन इंसानों में जिनमें वारफेरिन चल रही है, देखो जिनमें वारफेरिन चल रही है, गौर करो आप, उनमें पीटी की वैल्यू मिनिमम कितनी मानी है, 28 या 28 से 42। अच्छा, स्टैंडर्ड कितना है, पीटी स्टैंडर्ड 14। अब देखो आप 2 3, तो वह इंसान जिनमें वारफेरिन चल रही है उनमें INR की वैल्यू कितनी होती है, 2 से 3। जिनमें वारफेरिन चल रही है उनमें INR की वैल्यू कितनी होती है, 2 से 3। अब आप अच्छे से समझ गए हो INR को बिना पीटी के निकाल सकते हैं क्या, नहीं। तो हमेशा ये शब्द आप जुड़ा हुआ देखेंगे, पीटी INR। जब भी कहीं पढ़ेंगे या क्वेश्चन भी होगा तो पीटी के साथ INR हमेशा आएगा ही आएगा, क्योंकि पीटी से ही INR निकालते हैं। तो व्हाट इज द INR बोले तो इंटरनेशनल नॉर्मलाइज रेशो, इसका फॉर्मूला होता है पीटी वैल्यू बटे पीटी स्टैंडर्ड। और यहां अपन बात करें नॉर्मल इंसान में 0.8 से 1.2 होता है, और उन इंसानों में जिनमें वारफेरिन चल रही है इसकी वैल्यू होती है 2 से 3। तो इट इज द मीनिंग ऑफ पीटी एंड INR। इज दैट क्लियर। तो वारफेरिन थेरेपी वाले मरीजों में इसको चेकआउट करते हैं। अब जो अपन ने पढ़ा है उसको PPT के माध्यम से रिवाइज करें अपन। वाल्व रिप्लेसमेंट सर्जरी। देयर आर 2 टाइप ऑफ प्रोस्थेटिक वाल्व। There are 2 type of prosthetic valve. Number 1 मैकेनिकल प्रोस्थेटिक वाल्व। देखो क्या लिखा हुआ है, कंपोज्ड बाई मेटल। इसके बाद क्या लिख रहा है, द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन इज वेरी लो। नेक्स्ट, द रिस्क ऑफ थ्रोम्बस फॉर्मेशन इज हाई बिकॉज ऑफ रफ एजेज, सो द लाइफ लॉन्ग एंटीकोगुलेंट थेरेपी इज नीडेड। एंटीकोगुलेंट में कौन सी, वारफेरिन शुड बी नीडेड फॉर द पेशेंट आफ्टर द मैकेनिकल प्रोस्थेटिक वाल्व। लास्ट लाइन देखें, MRI एंड ECT आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड आफ्टर मैकेनिकल वाल्व रिप्लेसमेंट। MRI और ECT कॉन्ट्रा इंडिकेटेड हैं उस इंसान में जिसके अंदर मैकेनिकल प्रोस्थेटिक वाल्व लगा हुआ है। दूसरे वाल्व की खूबियां देख लें। बायोलॉजिकल प्रोस्थेटिक वाल्व, इट इज कंपोज्ड बाई एनिमल स्किन। कौन कौन से वाल्व हैं, पोरकाइन वाल्व और बोवाइन वाल्व। द रिस्क ऑफ थ्रोम्बस फॉर्मेशन इज वेरी लो, द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन इज वेरी हाई, सो द पेशेंट ट्राई टू प्रिवेंट हिमसेल्फ फ्रॉम इन्फेक्शन। उसके लिए क्या क्या सलाह बता दी मैंने, बीटाडीन से गार्गल करे और प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक ले। इसके बाद पीटी INR की रेगुलर मॉनिटरिंग होती है। तो क्या है पीटी INR? सबसे पहले पीटी बोले तो प्रोथ्रोम्बिन टाइम, इट इज द टाइम इंटरवल विच आर टेकन बाय द ब्लड टू क्लॉट आफ्टर एडिंग द टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन। पीटी एंड INR गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट द एक्सट्रिंसिक पाथवे ऑफ कोएगुलेशन। इससे अपन को कोएगुलेशन के एक्सट्रिंसिक पाथवे के बारे में जानकारी मिलती है। ध्यान रखने वाली बात है, एक्सट्रिंसिक पाथवे की जानकारी मिलती है। नॉर्मल वैल्यू ऑफ पीटी 14 सेकंड होती है। नॉर्मल वैल्यू ऑफ पीटी इन पर्सन विद वारफेरिन थेरेपी 28 से 42 सेकंड होती। INR इंटरनेशनल नॉर्मलाइज रेशो INR का फॉर्मूला है पीटी वैल्यू बटे पीटी स्टैंडर्ड। इसकी नॉर्मल वैल्यू 0.8 से 1.2। द नॉर्मल वैल्यू ऑफ INR ड्यूरिंग द वारफेरिन थेरेपी, वारफेरिन वालों में कितनी होगी INR 2 से 3। और नॉर्मल वैल्यू ऑफ पीटी इन पर्सन विद वारफेरिन थेरेपी आंसर है 28 से 42।
आंसर है 28 से 42। तो ये जो गोले किए हुए पार्ट हैं बहुत बार आपके एग्जाम में आए हुए हैं। दैट इज द मीनिंग ऑफ पीटी एंड आईएनआर। यहां पर एंड होता है वाल्वुलार हार्ट डिसऑर्डर का। ये टॉपिक कंप्लीट होता है आपका वाल्वुलार हार्ट डिसऑर्डर। मेरे हिसाब से टोटली आपको समझ में आया। वाल्वुलार हार्ट डिसऑर्डर में ये इंपॉर्टेंट पीटी आईएनआर पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए साथ में ये भी बता दिया। हाइपरटेंशन पढ़ा दिया, CAD अपन ने पढ़ लिया, कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस, एंजाइना पेक्टोरिस, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, दैट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर पढ़ लिया, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में डिजॉक्सिन थेरेपी पढ़ा दी। उसके बाद वाल्वुलार हार्ट डिसऑर्डर पढ़ ली। अब हार्ट में मेनली बचे हैं इन्फ्लामेटरी हार्ट डिसऑर्डर या रूमेटिक हार्ट डिसऑर्डर, बोले तो एंडोकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस और पेरिकार्डाइटिस। तो इन टाइम हैज ओवर, इन सारे टॉपिक्स को अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के अभी के लिए इतना ही। आप साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स टू ऑल।